बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक स्टडी लेक्चर नंबर फर्स्ट के साथ हाजिर है। 62 पेज पर ओपन करें चैप्टर नंबर 4। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाक स्टडी के क्लास 9 में 2 चैप्टर इंक्लूड है, मिड और फाइनल दोनों में। चैप्टर नंबर 3 लैंड ऑफ पाकिस्तान है और चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। हमारा तरीका ये होता है नॉर्मली कि हम चैप्टर नंबर 4 को पहले पढ़ते हैं, जब वो हो जाता है फिनिश तो फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसके साथ हम चैप्टर नंबर 1 और 2 को भी रिवाइज करेंगे। जो हमारे साथ न्यू कमर है उनके लिए भी और जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हम चैप्टर नंबर 1 और 2 को रिवाइज करेंगे। आप साइलेंटली सुने। लास्ट 5 मिनट में आपको मैं होमवर्क भी दूंगा और आप जो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे वो भी आप लोग कर सकते हैं एट द एंड। पहले आप डेट लेके आज के इस चैप्टर नंबर 4 पर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पर आज का, और पेंसिल वगैरह अपने साथ रख ले। जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स है वो भी आप लोग लिख ले। उसके साथ साथ जो वर्ड हाईलाइटिंग है, अंडरलाइनिंग है, वो भी साथ साथ करते जाए ताकि आप लोगों के लिए फिर आसान रहे। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से स्टार्ट लेंगे। इस चैप्टर में हम तारीख पढ़ेंगे पाकिस्तान की, लेकिन वो 1947 के बाद की तारीख है। एक तो जो स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस है वो हम पढ़ते हैं, और उसके बाद जो 14 अगस्त के बाद तारीख है वो स्टार्ट लेते हैं। डेट वगैरह आप लोगों ने लिखा? अच्छा, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट लेते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ एशिया द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1947। In the history of Pakistan, Asia, the establishment of Pakistan on 14th August 1947 remind us such struggle which aimed not only to get rid of the long British वजूद में आना न सिर्फ एक अहम वाक़या है, बल्कि इसके साथ साथ ये बरतानवी गुलामी से आज़ादी और एक नए वतन का क़याम भी है। In the history of world, the establishment of Pakistan on 14th August 1947 is considered to be the important event due to the following 3 causes. यानी सबसे पहली बात यह है कि तारीख में, दुनिया की तारीख में पाकिस्तान का बनना वो 3 बातों के लिहाज से, 3 वजूहात के बिना पर एक अहम वाक़या है। वैसे तो बहुत सारे ममालिक इससे पहले भी आज़ाद हुई है, लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान का बनना वो कई लिहाज से अहम है। 3 खास वजूहात है, जिनमें फर्स्ट रीजन हमारा वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एफर्ट्स। पाकिस्तान का बनना वो आईनी और सियासी जद्दोजहद का नतीजा था। पाकिस्तान को बगैर किसी जंग के, बगैर किसी आर्म स्ट्रगल के बनाया गया था। अगर हम इससे पहले देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स की मिसाल हमारे सामने है। अमेरिका जो आज़ाद हुआ था वो एक जंग के नतीजे में आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके मुकाबले में जो मुस्लिम लीग ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान बनाया था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल एफर्ट्स थी, आईनी और सियासी जो कोशिश थी, जद्दोजहद थी, वो की थी। जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है जो ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट पे इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसी के थ्रू इन लोगों ने एफर्ट की और नया मुल्क पाकिस्तान के नाम से सब कॉन्टिनेंट में बना। सेकेंड जो काज है, दूसरा जो रीजन है वो ये है कि लिबरेशन फ्रॉम ब्रिटिश स्लेवरी। न सिर्फ ये कि मुल्क बना, बल्कि उसके साथ साथ जो बरतानवी अंग्रेज की जो गुलामी थी उससे भी हमें आज़ादी मिली थी। पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में ऐसे बना था कि न सिर्फ मुल्क तकसीम हुआ, बल्कि उसके साथ साथ हमें बरतानवी गुलामी से भी आज़ादी मिल गई। थर्ड नंबर रीजन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। उसके साथ साथ ये एक नया रियासत बना था विद द नेम ऑफ पाकिस्तान इन ब्रिटिश इंडिया। बरतानवी हिंद में, बरसगीर में, ब्रिटिश इंडिया में पाकिस्तान के नाम से एक नया रियासत वजूद में आया था। वाकया ये था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, हिंदुस्तान के तकसीम से पहले पूरा जो सब कॉन्टिनेंट था
पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। यहाँ ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, उनकी रूल थी। मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस दो सियासी जमातों ने स्ट्रगल की और उसके नतीजे में 14 और 15 अगस्त 14 और 15 अगस्त 1947 को सब कॉन्टिनेंट तकसीम हुआ, पार्टीशन हुई और पाकिस्तान और इंडिया दो नए ममालिक वजूद में आ गए। तो पाकिस्तान का बनना इन तीन वजूहात के बिना पर एक अहम वाक़या है, तारीखी वाक़या है, यानी सियासी और आईनी जद्दोजहद के जरिए से मुल्क का बनना, बरतानवी गुलामी से आज़ादी हासिल करना और उसके साथ साथ नया मुल्क बन जाना। ये तीन बातें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का क़याम, पाकिस्तान का वजूद में आना ये एक अहम वाक़या तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान के बनने के बाद अब पाकिस्तान के लिए जो नई मुल्क था उसको कायम रखना, उसको आगे बढ़ाना, उसके राह में कई मसाइल हायल थे। तो आज हम दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इनिशियल प्रॉब्लम्स का या इब्तिदाई मसाइल की बात करेंगे। इब्तिदाई मसाइल का जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान को इब्तिदा में जिन मसाइल का सामना था वो क्या मसाइल थे और उन मसाइल का पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर, पाकिस्तान के तरक्की पर क्या असर पड़ा था। The history of this newborn country should be scrutinized keeping in view the above mentioned three causes. अगर हम पाकिस्तान की तारीख का जायजा लेना चाहे, इस मुल्क की तारीख का जायजा लेना चाहे, तो हम मंदरजबाला जो तीन बातें हम यहाँ पर जिक्र की 1 2 3 के नेम से, वो हम अपने सामने रखेंगे, उसके मुताबिक हम हालात का जायजा लेंगे। पाकिस्तान faced different administrative, political, economic and social problems from the very first day. शुरू के दिन से यानी 14 अगस्त 1947 से पाकिस्तान को कई इंतजामी, सियासी, माशी और माशरती मसाइल का सामना था। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है इंतजामी, मुल्क का इंतजाम चलाना, मुल्क चलाना। सियासी का मतलब यह है कि आईन नहीं था, क़यादत की कमी थी, सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उसके चंद साथी ऐसे थे जो कि काबिल लोग थे, मुहिब वतन थे, बाकी लोगों की कमी थी। माशी भी मसाइल थे क्योंकि मुल्क गरीब था, जो हिस्सा उसको मिला था वो भी पूरा ना मिल सका जो उसके हिस्से में आया था। उसके साथ साथ माशरे में भी कई मसाइल थे। इन सब का हम तफसील के साथ आने वाली लाइन्स में जिक्र करेंगे, लेकिन ये मसाइल पाकिस्तान के सामने थे। द प्रॉब्लम्स वर लॉन्ग लिस्टेड, जो मसाइल पाकिस्तान के सामने थी उनकी जो तफसील है वो तवील है। बट दिस न्यू एस्टेब्लिश कंट्री फेस्ड हार्डशिप्स, लेकिन इस नए कायमशुदा मुल्क को मुश्किलात का सामना था। हार्डशिप्स, मुश्किलात इन द अचीवमेंट ऑफ हर एम्स, अपने मकासद के हुसूल में, ड्यू टू द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इशूज, मंदरजेल अहम वजूहात की बिना पर। फर्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम था, हमारे मुल्क का जो मसला था वो था स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, रियासत और इंतजामी मसला था। यानी पाकिस्तान को मुल्क चलाने में जो इंतजाम करना था उसका सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के सामने था। हिंदू मुस्लिम रियट्स वर स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स। रियट्स का मतलब है फसादात। हिंदू मुस्लिम रियट्स वर स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के क़याम के बाद, पाकिस्तान के बनने के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हिंदू मुस्लिम फसादात का आगाज होने लगा। फसादात इसलिए हुए थे कि जो कांग्रेस पार्टी, हिंदू या जो मेजॉरिटी लोग थे हिंदुस्तान के, वो पाकिस्तान के क़याम के या मुल्क की तकसीम के खिलाफ थे। तो इसलिए अंग्रेज़ों की तरफ से आज़ादी और उसके साथ साथ तकसीम के ऐलान के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू के दरमियान फसादात का आगाज होने लगा, which people from all walks of life faced, due to which people from all walks of life faced confusion, जिसकी वजह से जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग वो उलझन में थे, उनको मसाइल का सामना करना पड़ा। As a result of these disorders, इन बदइंतजामियों की वजह से, यानी फसादात की वजह से, झगड़ों की वजह से, कत्ल वारत की वजह से, लूट मार की वजह से, डिसऑर्डर्स का मतलब है बदइंतजामी, इंतशार। ग्रेट नंबर ऑफ मुस्लिम्स माइग्रेटेड फ्रॉम इंडियन टेरिटरीज टू पाकिस्तान। बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी इलाकों से लोग पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। हिजरत की, टेरिटरीज का मतलब है इलाके और माइग्रेटेड का मतलब है शिफ्ट होना, मुंतकिल होना, हिजरत करना।
whereas lakhs of Hindus and Sikhs migrated to India, जबकि लाखों की तादाद में हिंदू और सिखों ने हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की। जब तकसीम होने लगी, दो ममालिक बन गए, तो मुसलमानों ने जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, दिल्ली में, अमृतसर में, मद्रास में, महाराष्ट्र में, यूपी सीपी वगैरह के प्रोविंसेस में, या जो ईस्टर्न पंजाब है वहां पर जितनी मुसलमान आबाद थे उनमें ज्यादातर ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की, जबकि पाकिस्तान इलाकों में, सिंध में, पंजाब में या बाकी इलाकों में जो हिंदू और सिख थे उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की। सच अ ह्यूज शिफ्टिंग ऑफ पीपल, ह्यूज का मतलब है लार्ज, इतनी बड़ी तादाद में आबादी का मुंतकिल हो जाना, क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट, उसने पाकिस्तानी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा की। पाकिस्तानी हुकूमत को ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल का सामना था, और ये जो रिफ्यूजीज आ गए, मुहाजिरीन आ गए, उनकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए मसाइल मजीद बढ़ गई। Because most of the clerks, officers, doctors, teachers and experts of other departments were migrated to India, और न सिर्फ लोग मुंतकिल हो गए बल्कि उसके साथ साथ ऐसे लोग भी मुंतकिल हो गए जो कि एजुकेटेड थे, तालीम याफ्ता थे, पहले से बरतानवी सर्विस में थे, गवर्नमेंट के क्लर्क, ऑफिसर्स, फौज के या सिविल सर्विस के जो ऑफिसर्स थे वो, या जो डॉक्टर साहिबान थे, उसके साथ साथ स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी के उसातिज़ा और दूसरे जो डिपार्टमेंट से उनके माहिरीनों ने हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की। पाकिस्तान पर मनफी असर इसलिए भी ज्यादा पड़ा चूंकि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने के बाद जो एजुकेशन का सेक्टर है उसमें हिंदू को और सिखों को अपर हैंड हासिल था। वो ज्यादातर एजुकेटेड लोग थे और जो गवर्नमेंट सर्विस थी उनमें मेजॉरिटी हिंदू और सिखों की थी। तो पाकिस्तानी इलाकों में भी इन लोगों की अक्सरियत थी। जब पाकिस्तान बन गया तो ये लोग पाकिस्तान छोड़ के इंडिया की तरफ चले गए। तो पाकिस्तान को फौज में, सिविल सर्विस में, अस्पतालों में, स्कूलों में, कॉलेजों में या जो जितनी यूनिवर्सिटियां थी वहां पर डिफिशिएंसी का सामना करना पड़ा। एजुकेटेड लोग चले गए। पाकिस्तान की तरफ भी कुछ मुसलमान ऐसे थे जो आए थे हिंदुस्तान से, तालीम याफ्ता लोग थे, फौज में, सिविल सर्विस में, लेकिन वो कम तादाद में थे। The country faced deficiency of technical people, उसके साथ साथ मुल्क को जो टेक्निकल या हुनरमंद अफराद है उनकी कमी का भी सामना करना पड़ा। डिफिशिएंसी का मतलब है कमी, टेक्निकल जो माहिरीन है या जो हुनरमंद लोग है। इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जो माहिरीन थे उनकी कमी का सामना भी हुआ। एंड दिस वाज नॉट एन इजी जॉब फॉर गवर्नमेंट टू ओवरकम द डिफिशिएंसी, और हुकूमत के लिए इतनी जल्दी इस कमी पर काबू पाना मुमकिन नहीं था, आसान नहीं था। ओवरकम का मतलब है काबू पाना। कराची वाज डिजाइनेटेड एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कराची को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाया गया, कैपिटल दारुल खिलाफा। ड्यू टू नन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, हुकूमत के पास इमारतों की कमी की वजह से ऑफिस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट वर सेट अप इन मिलिट्री बैरक्स, तो सरकारी जो इदारे थे, विफाक के जो इदारे थे, उनके दफातर वो फौज के जो बैरक्स का मतलब है फौजी इमारतें, फौजी मकानात, फौजी चौनियां, फौज के रहने की जगह। 1947 से 1960 तक कराची वो पाकिस्तान का फर्स्ट कैपिटल था। उसके बाद जनरल अयूब खान के जमाने में इस्लामाबाद को नए कैपिटल के तौर पर स्टार्ट किया जाने लगा। नेसेसरी इक्विपमेंट एंड ऑफिस रिकॉर्ड वाज नॉट अवेलेबल फॉर रनिंग दीज ऑफिसेस, उसके साथ साथ इन दफातर को चलाने के लिए जो जरूरी सामान है या जो ऑफिस रिकॉर्ड है, जाहिर है जो लोग माइग्रेट कर गए, जिन्होंने मुल्क छोड़ा और हिंदुस्तान चले गए, उन्होंने या तो जो रिकॉर्ड था रेलवे का फॉर एग्जाम्पल था या दूसरी चीजों का था, वो या तो साथ ले गए या यहाँ पर इनके हवाले की बगैर मुल्क से चले गए। तो मुल्क चलाने के लिए या दफातर चलाने के लिए रिकॉर्ड और सामान वगैरह की कमी थी। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टेट प्रॉब्लम था, यानी इंतजामी और रियासत का मसला था, मुल्क चलाने में मुश्किल पेश आ रही थी। सेकेंड नंबर जो प्रॉब्लम था वो डिवीजन ऑफ एसेट्स था, जो असासों की तकसीम थी। बरतानवी हुकूमत ने आज़ादी से पहले ऐलान किया था कि मुल्क छोड़ने से पहले जो भी एसेट्स है, चाहे वो कैश है, चाहे वो आर्मी है, मिलिट्री है, या उसके साथ साथ जो डिफरेंट फैक्ट्रीज है, यहाँ तक कि जो दिल्ली में लाइब्रेरी थी उसकी भी डिवीजन करवाई, उसके बुक्स की भी डिवीजन करवाई गई थी। फैसला हुआ था कि इसको पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन के लिहाज से, आबादी और एरिया के बिना पर, कि जितनी ज्यादा आबादी जिस मुल्क की होगी और जितना ज्यादा उसका रकबा होगा उतना ही उसको शेयर भी ज्यादा मिलेगा। पाकिस्तान को 17.5% रेशो
के लिहाज से हिस्सा मिला था. According to the division of assets by British government, बरतानी हुकूमत की तरफ से असासों की तकसीम के लिए ₹75 crore came as the share of Pakistan. उस जमाने में 400 अरब या 400 करोड़ रुपए जो थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जो मरकजी बैंक था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, उसमें 4 बिलियन या 400 करोड़ जो कैश बैलेंस थी, उसकी तकसीम के लिहाज से पाकिस्तान के हिस्से में 75 करोड़ या 75 करोड़ रुपए आए. 750 मिलियन पाकिस्तान का हिस्सा बना था. बट अनलकीली ओनली ₹20 करोड़ वर पेड टू पाकिस्तान. इब्तिदा में पाकिस्तान को सिर्फ 20 करोड़ रुपए मिल गए थे. बिसाइड्स मिलिट्री एसेट्स एंड ऑफिस रिकॉर्ड, फौजी जो असासे थे, फौज और उसके साथ साथ जो ऑफिस रिकॉर्ड था, उसके अलावा पाकिस्तान को शुरू में 20 करोड़ रुपए मिले थे. वाज ड्यू टू बी शिफ्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया. ये पाकिस्तान की तरफ आनी थी, यानी 20 करोड़ रुपयों के साथ साथ फौजी जो असासे थे और ऑफिस रिकॉर्ड वो भी पाकिस्तान मुंतकिल होना था. बट पाकिस्तान वाज डिप्रीव्ड ऑफ हर फुल एसेट्स, लेकिन पाकिस्तान को अपने पूरे असासों से जो जितना उसका हिस्सा बन रहा था उससे महरूम रखा गया. ड्यू टू द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जो हिंदुस्तानी हुकूमत थी उसके मनफी रवैये, नेगेटिव एटीट्यूड, मनफी रवैये की वजह से पाकिस्तान को अपने हिस्से से महरूम रखा गया. डिफ्यूड, महरूम रखना. नेहरू की जो गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस पार्टी की, उसने पाकिस्तान को कमजोर करने, पाकिस्तान को स्टेबल होने से रोकने, पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पाकिस्तान का जितना हिस्सा बन रहा था कैश बैलेंस में या मिलिट्री एसेट्स में या ऑफिस रिकॉर्ड में या कुछ जो भी था, उसमें पाकिस्तान को पूरा हिस्सा देने से टाल मटोल करने लगे, डिले करने लगे. बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, इन बातों की वजह से, इन चीजों की वजह से, पाकिस्तान को पैसे ना मिलना या उसका अपना शेयर ना मिलना, द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम वाज परप्लेक्स्ड. उस वक्त की जो हुकूमत थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, वो परेशान थी, उलझन में थी. परप्लेक्स थी, उलझन में थी, परेशान थी. हमारा जो सेकंड नंबर प्रॉब्लम था वो डिवीजन ऑफ एसेट्स था, असासों की तकसीम की बात थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जब हम मुल्क छोड़ेंगे तो मुल्क की तकसीम के साथ साथ एसेट्स की भी तकसीम करेंगे. जो लैंड की हमने तकसीम की है उसके साथ हम कैश बैलेंस की या उसके साथ साथ जो मिलिट्री एसेट्स है, ऑफिस रिकॉर्ड है, जो भी मुल्क में मौजूद है, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पॉपुलेशन के रेशो के लिहाज से डिवाइड करेंगे. उसके साथ साथ ये भी फैसला हुआ था कि जो डेप्ट है, जो कर्ज है इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, वो भी उसी रेशो से पाकिस्तान और इंडिया दोनों पे करेंगे. तो कर्ज या जो डेप्ट था वो तो पाकिस्तान से पे करवाया गया, पाकिस्तान पर छोड़ा गया कि आप अपना हिस्सा बाहर की दुनिया को पे करेंगे, और जो उसका असासा बन रहा था, हिस्सा शेयर बन रहा था, वो उसको नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए शुरू में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था. थर्ड नंबर जो प्रॉब्लम था वो इंडस बेसिन ट्रीटी का था, सेंटास मुआहिदा. इंडस बेसिन ट्रीटी ये बाद में बना है, लेकिन मसला ये था कि पाकिस्तान की तरफ जो दरिया आते हैं, जिसको हम मेनली इंडस रिवर सिस्टम के नाम से या इंडस रिवर ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानते हैं, स्पेशली जो ईस्टर्न रिवर है, सतलज है, रावी है, ब्यास है, जेहलम है, चनाब है और इंडस है, ये सारे दरिया इंडियन इलाके से निकलकर पाकिस्तान की तरफ आते हैं. तो 1 अप्रैल 1948 को, चूंकि इन दिनों पाकिस्तान खासकर पंजाब और सिंध में फसलों को पानी ज्यादा दरकार होती है, इंडियन गवर्नमेंट ने बगैर किसी इतला के, बगैर किसी क्लियर इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी वार्निंग के पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरिया और उसके साथ साथ जो कैनाल्स थे उसके हेडवर्क्स बंद करवाए. पाकिस्तान की तरफ पानी का जो बहना था, बहाव था, उसको रुकवाया गया ताकि पाकिस्तान की जो क्रॉप्स है, फसलें हैं, उसको नुकसान पहुंचा दे. तो ये भी एक मसला था कि पाकिस्तान को और मुश्किलात के साथ साथ इंडिया ने इस मुश्किल से भी दो चार किया था 1948 में कि उसका पानी बंद करवाया गया. बाद में तो है ये मसला हल हुआ था इनिशियली इंटरम के तौर पर, और फिर 1960 में वर्ल्ड बैंक की हेल्प से जो मुआहिदा हुआ था अयूब खान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के दरमियान 22 सितंबर 1960 को कराची में मुआहिदा हुआ था. परमानेंट जो सोल्यूशन था उसकी तरफ जाते हैं. एन इम्पोर्टेंट इशू फॉर द न्यू स्टेट वाज दैट ऑफ 1 अप्रैल 1948. एक अहम जो मसला था, इशू जो
था पाकिस्तान के लिए वो 1 अप्रैल 1948 का था। एक तरफ मुहाजिरीन का मसला था, एक तरफ पैसे ना मिलना, एक तरफ मिलिट्री एसेट ना मिलना, ऑफिस रिकॉर्ड का या उसके साथ साथ जो बिल्डिंग्स थे वो नहीं थे। तो ये एक नया मसला इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लिए खड़ा किया। When Indian government closed the headworks of Pakistan canals without any prior information, हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी नहरों के हेडवर्क, जहाँ से नहर निकलते हैं, जहाँ से पानी निकलता है किसी दरिया से, उसको हम हेडवर्क्स का नाम देते हैं, बगैर किसी पेशगी इतला के। प्रियर का मतलब है एडवांस में, पहले से इंफॉर्मेशन इतला। विच डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स इन पंजाब, जिसने पंजाब में फसलों को तबाह किया। सप्लाई ऑफ वाटर वाज रिस्टोर्ड आफ्टर इंटरम एग्रीमेंट, अबूरी मुआहिदे के बाद। इंटरम आरजी, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ अरसे के लिए जो मुआहिदा होता है वो। रिस्टोर्ड का मतलब है बहाल करना, बहाल। But Pakistan approached the United Nations for the permanent solution, and at last, with the help of World Bank, the Indus Basin Treaty was brought between the two countries in 1960. लेकिन पाकिस्तान ने मसले के मुस्तकिल हल के लिए यूनाइटेड नेशंस के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ रुजू किया, मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गए। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक के तावन से दोनों ममालिक के दरमियान 22 सितंबर 1960 22 सितंबर 1960 को कराची में जनरल अयूब खान सदर पाकिस्तान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के दरमियान मुआहिदा हुआ पानी की तकसीम का, जिसका नाम रखा गया है इंडस बेसिन ट्रीटी, सेंटास मुआहिदा। एज फर्ग एग्रीमेंट, मुआहिदे के लिहाज से द ईस्टर्न रिवर्स, जो मशरकी दरियाएं हैं सुतलज के नाम से, ब्यास और रावी के नाम से, ये 3 जो रिवर्स है केम इनटू द शेयर ऑफ इंडिया, ये हिंदुस्तान के हिस्से में आए। ये पूरी की पूरी तीनों दरिया हिंदुस्तान का हक तस्लीम किया गया कि हिंदुस्तान इनका पानी अपने मुल्क के किसी भी हिस्से की तरफ मोड़ सकता है, डैम बना सकता है, बैराज बना सकता है। वाइल 3 वेस्टर्न रिवर्स, जबकि 3 जो मगरबी दरियाएं थी, चनाब के नाम से, जहलम और सिंध के नाम से, ये 3 रिवर्स वर गिवन टू पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को दी गई। लेकिन इनमें भी चनाब, जहलम और इंडस दरिया सिंध, इन दरियाओं में भी कुछ हिस्सा हिंदुस्तान को दिया गया था कि वो कितने नहरें निकाल सकता है या कितना पानी वो जमा कर सकता है या कहाँ कहाँ पर वो डैम वगैरह इन दरियाओं पर बना सकता है। 3 जो रिवर्स थे वो तारुली इंडिया को दी गई, पाकिस्तान को इनमें से कुछ भी नहीं मिला, सिवाय कि जब सैलाब वगैरह के दिनों में ज्यादा पानी हो जाता है तो इंडिया इनको पाकिस्तान की तरफ छोड़ देता है, वो भी पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस है। और जो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी 3 रिवर्स, चनाब, जहलम और इंडस, इनमें भी इंडिया को कुछ हिस्सा दिया गया था। The canal water dispute was solved in up with this agreement. तो इस मुआहिदे के साथ वो जो कैनाल वाटर या जो नहरी पानी का मसला था वो भी किसी हद तक हल हुआ, यानी किसी हद तक वो मसला हल होने लगा। अच्छा, उसके बाद हमारा अगला जो मसला था हमारे मुल्क का, वो कॉन्स्टिट्यूशन का था, आईन का था। मुल्क चलाने के लिए कानून चाहिए, मुल्क बगैर कानून के, बगैर रूल्स रेगुलेशन के नहीं चल सकता। तो रूल्स रेगुलेशंस का मजमुआ जिसके जरिए से रियासत का इंतजाम चलाया जाता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं, उर्दू में आईन इसको कहते हैं। रूल्स रेगुलेशन है कवायद और ज़वाबित का मजमुआ जिसके जरिए से मुल्क चलाया जाता है, रियासत का इंतजाम चलाया जाता है, हुकूक फराइज का तयन किया जाता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। तो पाकिस्तान को शुरू में इस मसले का भी सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान का अपना कोई आईन नहीं था। पाकिस्तान ने 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको और जो 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट था उसको एज इंटरम, बतौर अबूरी, फॉर द टाइम बीइंग, यानी इसमें कुछ चेंजेस करवा के, कुछ अमेंडमेंट या कुछ तरमीम करवा के उसको ले लिया कि इस पर फिलहाल काम चला लेंगे और फिर अपना परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 9 इयर्स का टाइम लगा था। 1956 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसके मुकाबले में इंडिया ने अपना फर्स्ट आइन 1950 में ही ड्रॉ किया था, बनाया था। तो इस लिहाज से भी पाकिस्तान जरा इस मसले में भी पीछे था, टाइम इसने लिया था। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कयाम के बाद, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू वाज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फॉर द न्यू कंट्री। सबसे अहम मसला वो नए मुल्क के लिए आइन का बनाना था। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सम ऑफ दोज लॉज, यहाँ से डिफिनेशन स्टार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। Constitution is a sum of those laws, ये उन कवानीन का मजमुआ है, रूल्स रेगुलेशंस का, कवायद ज़वाबित का, थ्रू विच, जिसके जरिए से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज रनिंग। रियासत का जो इंतजाम है वो चलाया जाता है और हुकूमत का कारोबार, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, हुकूमत का कारोबार इज रनिंग।
وہ چلایا جاتا ہے یا چلتا ہے. اینڈ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا سٹیزن آر ڈٹرمنڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہے, عوام ہے, ملک کے رہنے والے ہیں, ان کے حقوق اور فرائض کا بھی تعین کیا جاتا ہے. In absence of the constitution, آئین کے غیر موجودگی میں, آئین کے نہ ہونے کی صورت میں, system of the state cannot run for much time. ریاست کا انتظام وہ زیادہ عرصے کے لیے وہ smoothly نہیں چل سکتا. یعنی اگر ملک چلانا ہے تو آئین ضروری ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ممالک ہے. اچھا اب ہوم ورک نوٹ کریے, یہاں سے چھوڑتے ہیں, پھر انشاءاللہ کل اس کے بعد. اچھا ٹھیک ہے, ہوم ورک نوٹ کریے. ہوم ورک لکھیے مینشن, یہ جو شارٹ کوسچن نمبر 1 اس ایکسرسائز میں ہے, جس کو ہم نے پیج نمبر 62 پر سٹارٹ میں پڑھا تھا, جو فرسٹ پیراگراف ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 3 ہم نے ڈفرینٹ کازز ریڈ کیے تھے, ایکسپلین کیے تھے, وہ ہمارا آج کا ہوم ورک ہے. شارٹ کوسچن نمبر 1 چیپٹر نمبر 4 سے. شارٹ کوسچن نمبر 1 چیپٹر نمبر 4 ہے, مینشن 3 items due to which establishment of Pakistan was an important event. آپ لوگ صرف ایکسرسائز میں ٹک لگائے اور اسی بک سے لرن کرے. بک میں پیج نمبر 62 پر جو فرسٹ پیراگراف ہے, اس کے بعد جو 3 ڈفرینٹ کازز ہے وہ لرن کر لے. یہ آج کا ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا. اچھا کوشچن کی طرف آتے ہیں. آپ لوگوں کا جو کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی مائک آن کری ثنا دورانی. ثنا دورانی اپنا مائک آن کرے, کوشچن یا جو بھی پوچھنا ہے وہ پوچھ لے. عدنان خان مائک آن کرے, پوچھنا ہے کچھ پوچھ لے. عدنان خان آواز آ رہی ہے؟ جی پوچھئے. ہوم ورک دوبارہ بتائے. ہوم ورک شارٹ کوسچن نمبر 1 ہے, چیپٹر نمبر 4 کا. شارٹ کوسچن نمبر 1 کو ہم نے پیج نمبر 62 پر ایکسپلین کیا ہے, آج دوبارہ سے ریوائز کیا ہے. Mention the 3 items due to which establishment of Pakistan was an important event. یہ ہمارا کوسچن ہے. بک سے لرن کرے, جب نوٹس دیں گے پھر وہاں سے لرن کرو گے. فی الحال بک میں لرن کرے, یہاں پر موجود ہے. سمائی کا مائک آن کریے. جی پوچھئے, کیا پوچھنا ہے؟ سمائی کا مائک کو انمیوٹ کری. سر سمجھ آئی ہے. کچھ پوچھنا نہیں ہے؟ نو سر. اچھا تھینک یو. اچھا نیکسٹ مامون خان مائک آن کرے. سر فی الحال بک میں یاد کرنا ہے. جی فی الحال بک سے یاد کریے, جب نوٹس دے دیں گے انشاءاللہ تو پھر وہاں سے, لیکن یہ سیم ہے تو یہاں سے یاد کریے. پیج نمبر 62 پر جو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں وہ آج کا ہوم ورک ہے. صحیح ہے. امامہ مائک آن کرے جلدی سے. امامہ جلدی سے مائک آن کرے. امامہ احمد. سر یہ ڈویژن آف ایسڈز تھوڑا سمجھا دیں. ڈویژن آف ایسڈز کا مطلب یہ تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے 1947 میں تقسیم سے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ملک چھوڑ رہے ہیں, ملک سے جا رہے ہیں, تو یہاں پر جو کچھ ہے, فار ایگزامپل آرمی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آرمی کی جو ایسٹس ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ جو سول بیوروکریسی ہے, یہاں تک کہ جو کیش بیلنس ریزرو بینک آف انڈیا میں تھا اس وقت, ان سب کے بارے میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم انڈیا اور پاکستان کے درمیان پاپولیشن کے لحاظ سے 17.5% ریشو پاکستان کو ملے گا, اور اس کی ریمیننگ جو 83 راؤنڈ اباؤٹ ہے وہ انڈیا کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک پر قرض ہے, ڈیفٹ ہے, وہ بھی انڈیا اور پاکستان نے اسی ریشو کے ساتھ پے کرنا ہے. تو یہ ایسٹس اگرچہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا, لیکن پھر پاکستان کو اپنا جو ڈیو شیئر تھا, جو مناسب حصہ تھا, وہ نہ ملا, اور جو کچھ ملا یا جو کچھ دیا وہ بھی آؤٹ آف آرڈر تھا, مطلب ٹھیک نہیں تھا, بیکار چیزیں پاکستان کو ملی تھی. آمنہ حامد جی مائک آن کریں. آمنہ حامد 9L کیا 9A آمنہ حامد. سر یہ فرسٹ پیراگراف کو یہ 3 پوائنٹس یاد کر لے. جی جو فرسٹ پیراگراف ہے وہ, اور اس کے ساتھ جو 3 پوائنٹ ہے, یہ کوسچن نمبر 1 ہے, شارٹ کوسچن نمبر 1, یہ ہوم ورک ہے. صحیح ہے, ایزی ہے, اس میں کچھ مشکل نہیں ہے. جی نیکسٹ جلال احمد.
मोहम्मद मुदस्सिर अली जी माइक ऑन करें, पूछिए जल्दी से, शाबाश जल्दी करिए, टाइम कम है, जल्दी करिए मुदस्सिर, जल्दी, हरी अप मोहम्मद अरे ये होमवर्क पर थोड़ा दोबारा समझाए, होमवर्क ये इनिशियल प्रॉब्लम्स नहीं, होमवर्क में शार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है और वो आंसर पेज नंबर 62 पर मौजूद है। फर्स्ट जो पेज है पैराग्राफ है फर्स्ट, उसके बाद 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट तक याद करें, बस ये होमवर्क है, इजी है। हाँ नेक्स्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है ना सर? नहीं ये नहीं है, नहीं बस किसी ने क्वेश्चन पूछना हो तो जल्दी से पूछिए, शाबाश माइक ऑन करिए, जल्दी से पूछिए जी, शाबाश आप हाथ ऊपर करिए, शाबाश जी, हाथ ऊपर करिए। जल्दी हाथ ऊपर करिए, शाबाश, कुछ पूछना है तो पूछिए, टाइम कम है, जल्दी शाबाश, फिर नेक्स्ट क्लास है। अच्छा डेट भी लेके, किसी ने अगर नहीं लिखा तो डेट लेके, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की जो मीनिंग है वो भी साथ साथ लिखते जाए, और इंपॉर्टेंट जितनी डेट है, नेम है, प्लेसेस वगैरह है, इवेंट है, वो हाईलाइट करे, एक भी वर्ड हाईलाइट ना छोड़े। ओके थैंक यू।